कहानी है मीठी पीड़ा। आज हेमू लौटे तो उससे आरक्षण के लिए कहूँ। आपको यहाँ कोई तकलीफ है अम्मा जी? पत्रिका पलटते हुए प्रिया ने सिर उठाकर पूछा। कैसी बात करती हो? अपने घर में भी कोई तकलीफ महसूस करता है हेमी? अपनी 3 बहुओं का बड़ी, मझली और छोटी नामकरण करने के बाद अम्मा जी ने अपने सबसे छोटे हेमू की बहू का नाम हेमी रख लिया था। अभी आपको आए कौन से ज्यादा दिन हुए हैं जो जाने की सोचने लगी? अभी तो आप कहीं घूमी भी नहीं। हम तो यही सोचते रहे कि बरसात थमे तो श्रीनगर पहलगाम चलें। घूमना तो फिर भी होता रहेगा, लेकिन अभी मेरा इलाहाबाद पहुंचना जरूरी है। छोटे भाई साहब ने तो लिखा है कि अस्पताल में इंतजाम पक्का हो गया है। फिर आप जाकर क्या करेगी? तुम समझती नहीं, अस्पताल में तो बिना रोग के भी दाखिल होना पड़े तो बाकी लोगों की दौड़ ही दौड़ हो जाती है। और फिर यह तो अंधी खेती है, ठीक से निबट जाए तो कुछ भी नहीं, वैसे होने को 100 बवाल। सब ठीक ही होगा। आप बहुत ऊंच नीच सोचती रहती हैं। सोचना तो सभी कुछ पड़ता है। दशहरा कौन सा दूर है, फिर 20-25 दिन पहले तो पहुंचना ही चाहिए। सो तो ठीक है, लेकिन यहाँ अकेले मेरा मन घबराएगा। यह तो सुबह के गए शाम को भी देर से ही लौटते हैं। प्रिया के चेहरे पर उद्विग्नता छा गई। बुरा क्या मुझे नहीं लगता, लेकिन सिर्फ अपने को देखकर दुनिया कहाँ चलती है बेटी। मन लगाने के 100 तरीके हैं। तुम किताब भी तो इसीलिए पढ़ती हो। दोपहर को पीछे के बरामदे में बैठी प्रिया और उसकी सास में बातें हो रही थी। प्रिया का पति हेमंत सेना में अफसर था और 2 साल बाद उसे जम्मू में ऐसी नियुक्ति मिली थी जहां वह परिवार को अपने साथ रख सकता था। प्रिया के विवाह को अभी 1.5 वर्ष ही हुआ था और सबसे छोटी बहू होने के कारण वह अम्मा जी की विशेष लाडली भी थी। अम्मा जी के रहने से उसे घर की चिंता भी नहीं रहती थी। उल्टे वह शाम होते ही उसे टोकने लगती। हेमू आता होगा, तुम तैयार हो जाओ, कुछ देर को दोनों घूम आना। प्रिया को बड़ा आश्चर्य हुआ जब शाम को लौटने पर हेमंत ने अम्मा जी की सीट आरक्षण की बात सुनकर जरा सा भी विरोध नहीं किया और तपाक से कह दिया, कल जिस दिन का भी आरक्षण हो सकेगा उसी दिन का करा दूंगा। रात में पति पत्नी में चर्चा चलने पर हेमंत ने प्रिया से कहा, तुम नहीं हो, अम्मा को नहीं जानती। अम्मा की प्राथमिकताएं बड़ी स्पष्ट रहती है। जहां वह अपनी जरूरत समझती है वहां वह जरूर पहुंचती है। आराम और तकलीफ उनके लिए निहायत छोटी बातें हैं। बाबूजी की मृत्यु के बाद अम्मा ने अपने बूते पर ही सारे परिवार को बांध रखा है। बड़े भैया पुलिस में हैं, उनको होली पर भी छुट्टी नहीं मिल सकती, इसलिए होली पर सब भाइयों को बड़े भैया के पास पहुंचना पड़ता है, चाहे एक ही दिन को सही। तुम्हारा नया घर व्यवस्थित होना था इसलिए तुम्हारे पास आ गई। अब छोटी भाभी के पास उनका रहना जरूरी है तो इलाहाबाद जा रही है। तुमने शायद ध्यान दिया हो कि अभी 3 महीने पहले बड़े भैया भ्रमण के लिए दक्षिण गए थे। किराया तो खैर सरकार ने दे दिया, लेकिन होटलों में ठहरने आदि में खर्चा अधिक हो गया और लाख चाहने पर भी किसी के लिए वहां की कोई चीज नहीं ला सके। लेकिन बड़ी भाभी दीदी के लिए कांजीवरम की एक साड़ी फिर भी खरीद ही लाई। पता है क्यों? दीदी की जब शादी हुई थी तब तंगी की हालत थी। हम सब लोग पढ़ रहे थे, इसलिए उनकी शादी अच्छे घर में नहीं हो सकी। जीजाजी इतनी लंबी नौकरी के बाद अभी तक बड़े बाबू ही तो है। हम सभी को यह लगता है कि दीदी के साथ न्याय नहीं हुआ। आज बाबूजी के आशीर्वाद से हम सभी भाई अच्छे अच्छे पदों पर है, इसलिए उसका थोड़ा बहुत प्रतिकार करना चाहते हैं। होली, दिवाली, भाई दूज और रक्षाबंधन की साल में 3 साड़ियां तो हर भाई दीदी को देता ही है। फिर उनके बच्चों के लिए भी बराबर कुछ न कुछ दिया ही जाता है। कोई भी कहीं बाहर से कोई चीज लाए तो पहले दीदी के लिए सबसे बढ़िया चीज लाता है। भाइयों से कुछ चूक होने भी लगे तो भाभियां पहले आगे बढ़ जाती है। बड़ी भाभी तो बिल्कुल अम्मा जी का प्रतिरूप है। मझली भाभी शुरू में जरूर कुछ कसमसाती थी, लेकिन जब मझले भैया से कोई प्रोत्साहन नहीं मिला तो वह भी परिवार की लीक पर चलने लगी। दीदी तो 50 बार कह चुकी है कि शादी हो जाने के बाद भी उन्हें लगता ही नहीं कि वह इस घर से कटकर किसी दूसरे घर की हो गई है। अपने लिए साड़ियां तो उन्होंने कभी खरीदी ही नहीं। साल में 1-1.5 दर्जन साड़ियां तो उन्हें मिल ही जाती है। दीदी है भी तो बड़े स्नेही स्वभाव की, बच्चों पर तो जान दिए फिरती है।
प्रिया ने पति की बात में आगे जोड़ा। तभी तो बच्चे बीमार पड़ते ही बुआ जी की रट लगाते हैं। दीदी को कहीं सपने में भी किसी की तकलीफ की भनक मिल जाए तो दौड़ी चली आएंगी। इतनी दूर दूर रहकर भी कभी लगता ही नहीं कि हम लोग अलग हैं। अम्मा जिसे जहां जाने को कह दे वह वहीं दौड़ जाएगा, जरा भी आनाकानी नहीं करेगा। एक बार मझले भैया को मोतीजरा बुखार हुआ था। अम्मा उनके पास थी। तभी छोटे भैया को ट्रेनिंग पर जाना पड़ा। छोटी भाभी को ध्रुव की पढ़ाई की वजह से रुकना पड़ा। मकान बहुत सुरक्षित नहीं था और छोटी भाभी है भी कुछ डरपोक स्वभाव की। अम्मा वहां जा नहीं सकती थी। उन्होंने बड़ी भाभी को लिखा कि वह छोटी भाभी के पास जाकर रहें, क्योंकि उनके यहाँ तो पुलिस का पहरेदार रहता ही है और बड़े बच्चों को बड़े भैया पर छोड़ देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अतः बड़ी भाभी न चाहते हुए भी छोटी भाभी के पास चली गई। हेमंत अपनी रॉ में न जाने क्या क्या कहता चला जा रहा था कि प्रिया ने उनींदेपन से करवट बदलते हुए कहा, अब बहुत हो लिया परिवार पुराण, आखिर सोना है कि नहीं। अम्माजी के इलाहाबाद जाने के 10 दिन बाद ही हेमंत को तार मिला कि छोटी भाभी ने एक कन्या को जन्म दिया है और प्रसव में कोई दिक्कत भी नहीं हुई। इस खबर से दोनों ही निश्चिंत तो हुए, परंतु प्रिया को नवजात शिशु के लिए नए डिजाइन के छोटे छोटे कपड़े सीने का शौक सवार हो गया। वह अनेक रंग बिरंगी पुस्तिकाएं और पत्रिकाएं उल्टने पलटने लगी। अभी इलाहाबाद जाने का कार्यक्रम बना भी नहीं था कि झांसी से सूचना मिली कि मझले भैया प्रीतेश के लड़के मोहित को स्कूटर दुर्घटना में गंभीर चोटें आई है। हेमंत और प्रिया दोनों ही उसे देखने झांसी पहुंचे तो वहां अम्माजी सदा की भांति सेवा में तत्पर थी। देखते ही बोली, 1.25 महीना बीतने पर छोटी बहू की लड़की का नामकरण संस्कार करने की सोच ही रही थी कि यहाँ से फोन आ गया कि मोहित के हाथ पैर स्कूटर दुर्घटना में टूट गए हैं। फौरन रात की गाड़ी से ही चलकर सुबह यहाँ पहुंची तो लड़का अस्पताल में कराह रहा था। वह तो खैर हुई कि जान बच गई। 2 जगह पैर की और 1 जगह हाथ की हड्डियां टूटी हैं। प्लास्टर चढ़ा है तो क्या 6 हफ्ते से पहले थोड़े ही काटेंगे डॉक्टर। दमदिलासा चाहे जैसा दे लें। प्रिया को यह देखकर कुछ विचित्र सा लगा कि मझली भाभी तो आने जाने वाले मेहमानों और हितैषियों की खातिर खिदमत में अधिक लगी रहती और मोहित के पाखाने पेशाब से लेकर उसे हिलाने डुलाने तथा चादर बदलने तक का सारा काम अम्माजी करती। किस किस समय कौन कौन सी दवा दी जाती है, इसकी पूरी जानकारी भी घर भर में अम्माजी को ही थी। मझली भाभी तो अम्माजी को सुबह शाम नहाने धोने की फुर्सत देने के लिए ही मोहित के पास बैठती और कुछ बातचीत करती। हेमंत की छुट्टियां कम थीं। वह जब चलने लगा तो प्रिया स्वयं ही बोली, सोचती हूँ इस बार दशहरा दिवाली के त्योहार यहीं पर कर लूं। अगर हो सके तो तुम दिवाली को चाहे एक दिन को ही आ जाना। उस दिन तुम्हारे बिना मुझे बहुत बुरा लगेगा। लेकिन अंतिम वाक्य कहकर वह स्वयं ही लज्जा गई। हेमंत दाएं हाथ से उसे अपने नजदीक करता हुआ बोला, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है, अब आना तो पड़ेगा ही। और प्रिया गुलाबी गुलाबी हो गई। 1.5 महीने बाद मोहित का प्लास्टर तो कट गया लेकिन न तो पैर और न हाथ ही पूरी तरह सीधा हो पाता था। डॉक्टरों ने बताया कि हड्डियां तो ठीक से जुड़ गई है, लेकिन इतने समय एक ही जगह बंधे रहने से मांसपेशियां कड़ी पड़ गई है, जिन्हें नरम करने के लिए दिन में 3-4 बार नमक मिले गर्म पानी से सिंकाई करनी होगी और सिंकाई के बाद हल्की हल्की मालिश करने के लिए एक क्रीम भी बता दी। अम्माजी नियमित रूप से मोहित के हाथ पैरों की सिंकाई करती और बड़े हल्के हाथ से क्रीम लगा देती। वह भी और किसी के हाथ से क्रीम नहीं लगवाता था। हर किसी के हाथ से उसे दर्द होता था। हर बार दादी को ही पुकारता था। कभी कभी उसको बेचैनी होती तो कहता, दादी अब मेरे हाथ पैर पहले जैसे तो होने से रहे, यूं ही लंगड़ा कर चलना पड़ेगा। लेकिन अम्माजी तुरंत प्रतिवाद करते हुए उसे दिलासा देती, तू तो बड़ा बहादुर बेटा है। बहादुर बेटे कहीं ऐसी बात करते हैं। तू थोड़ा धीरज रख, चलना तो क्या, तू तो फुटबॉल तक खेलता फिरेगा। इस घटना को बीते सालों हो गए हैं। मोहित आज भी कहता है कि वह अपनी दादी के सतत परिश्रम से ही चलने फिरने योग्य बन सका है। गर्मियों में समीरा दीदी की सबसे बड़ी लड़की मोहिनी की शादी निश्चित हो गई। लड़का भी अच्छा ही मिल गया। वह तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग में किसी अच्छे पद पर था। यह रिश्ता तय होने से परिवार में सभी को बड़ी प्रसन्नता हुई।
शादी में कौन कौन जाएगा और भात में क्या क्या देना होगा, यह सभी अम्माजी ने चुटकी बजाते तय कर दिया। हेमंत पहले ही काफी छुट्टियां ले चुका है, इसलिए उसे तो छुट्टी मिलने से रही। मजले प्रीतेश झांसी में है। वह भात के लिए चंदेरी से साड़ियां लाए। मर्दाने कपड़ों की व्यवस्था बड़े पराग करेंगे। प्रभात और उसकी बहू शादी में भात लेकर जाएंगे, इसलिए वहां टीका व नजर न्योछावर करने में जो नकद खर्च करना होगा उसे वह करेंगे। शादी के लिए अपनी फौजी कैंटीन से सामान जुटाने का जिम्मा हेमंत का रहेगा। अम्माजी ने ऐसा ही तय किया और फिर ऐसा ही हुआ। इसी कारण इस शादी की चर्चा रिश्तेदारों में बहुत दिनों तक होती रही। मोहिनी के विवाह का उल्लास अभी परिवार पर छाया ही था कि क्रूर काल ने बाज की तरह एक झपटा मारा और मोहिनी के पिता जीवन बिना किसी लंबी बीमारी के एक ही दौरे में चल बसे। सारा परिवार सन्न रह गया। समीरा दीदी के वैधव्य को लेकर सभी मर्माहत हो गए। समीरा दीदी के बड़े लड़के विनय ने एमए की परीक्षा दी थी। छोटा ईशान तो बीए में ही पहुंचा था। पीड़ित परिवार की सहायता के लिए जीवन के प्रतिष्ठान ने विनय को क्लर्क की नौकरी देने की पेशकश की, परंतु बड़े भैया पराग इसके लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा, अगर अभी से क्लर्की का पल्लू पकड़ लिया तो जिंदगी भर क्लर्क ही बना रहेगा। इससे अच्छा है कि विनय मेरे पास रहकर एमबीए करे। उसके बाद उसे कोई ना कोई अच्छी नौकरी अवश्य मिल जाएगी। इसके बाद समीरा दीदी भी अधिकांश समय पराग के पास ही रहती। यद्यपि अन्य भाइयों का भी प्रबल आग्रह रहता कि समीरा दीदी कुछ समय उनके पास ही रहें। पिता के देहावसान ने विनय को और अधिक परिश्रम करने को प्रेरित किया और वह एमबीए की परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुआ। इसके फलस्वरूप उसे एक अच्छी कंपनी में प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आसानी से नौकरी मिल गई। ईशान भी इस बीच एमए में आ गया था, लेकिन उस पर सरकारी नौकरियों का मोह सवार था और वह अभी से प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी करने लगा था। बिरादरी और परिचितों में इस परिवार को बड़ी ईर्ष्या किंतु सम्मान से देखा जाता था। कुछ लोग चिढ़कर कहते, जब तक सब भाइयों में सुमति है तभी तक का खेल है, वरना बड़े बड़े परिवारों को भी टूटने में क्या देर लगी। इस तरह की अनेक बातें अम्माजी के कानों में भी पहुंचती, परंतु वह बड़ी शांति से कहती। संयुक्त परिवार तो तभी चलता है जब परिवार का प्रत्येक सदस्य उसकी उन्नति के लिए भरपूर सहयोग दे और अपने निजी स्वार्थ को अधिक महत्व न दे। आपसी नोच खसोट और छीनाझपटी शुरू होते ही संयुक्त परिवार बिखर जाता है। जीवन की मृत्यु के बाद से अम्माजी काफी चुप रहने लगी थी, परंतु अपने काम में उन्होंने कोई शिथिलता नहीं आने दी थी। अभी भी वह पहले की तरह जहां तहां पहुंचती रहती थी। पराग के हर्निया के ऑपरेशन के सिलसिले में वह उसके पास आई हुई थी। ऑपरेशन ठीक से हो गया था और पराग अस्पताल से घर आ चुका था, लेकिन इस बार अम्माजी की तबीयत कुछ डगमगा गई थी। पड़ोस की एक महिला उनसे मिलने आई तो बोली, बहन जी, मैं तो आपको 1 साल के बाद देख रही हूँ। अब आप काफी टूटी हुई सी लगती है। अम्माजी कुछ देर तो चुप रहीं, फिर कुछ सोचती हुई बोली, बहन जी, औरत हर बच्चे को जन्म देने में टूटती है, लेकिन स्त्री पुरुष के संबंधों की कंक्रीट से जुड़ाई बच्चे से ही होती है। वैसे ही परिवार को जोड़े रखने में भी इंसान को कहीं ना कहीं टूटना पड़ता है, लेकिन इस जोड़ने की टूटन की पीड़ा बड़ी मीठी मीठी होती है, बिल्कुल प्रसव वेदना की तरह। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।